नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत की दुनिया में। कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर लोकसभा में जारी चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह आज देंगे जवाब। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर पलटवार, देश को कभी जाति और कभी उत्तर दक्षिण में बांटने का लगाया आरोप। विवादित बयान पर डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने मांगी माफी। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार और कांग्रेस तेलंगाना अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा आक्रामक। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, करारी हार के बाद विपक्ष गाली गलौज पर उतरा। कांग्रेस पर देश को तोड़ने और सनातन धर्म का अपमान करने का लगाया आरोप। साइबर अपराध और ठगी से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। टास्क आधारित पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड में शामिल 100 से ज्यादा वेबसाइट्स को किया ब्लॉक। साइबर सेफ इंडिया को बताया पहली प्राथमिकता। महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को बताया सामाजिक समरसता का अमर पुरोधा। कमजोर पड़ा चक्रवात मिगजॉम, मध्य तटीय आंध्र के ऊपर गहरे दबाव से हुआ परिवर्तित। चेन्नई के कई हिस्सों में चक्रवात के कारण भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। वेस्ट बैंक में हिंसा को लेकर अमेरिका सख्त। नई नीति के तहत इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। और खेल की खबरों में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 सीरीज का होगा आगाज। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। तो हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भोजनावकाश के बाद आज जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। इसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया था, जिस पर कल हुई विस्तृत चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया था। प्रस्तावित विधेयक से विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी। साथ ही उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 1 महिला सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। वहीं आरक्षण विधेयक के जरिए प्रदेश की आरक्षण नीति में व्यापक बदलाव किया गया है। आरक्षण विधेयक के तहत देश के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ओबीसी, SC, ST और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भोजनावकाश से पहले राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सभापति की अनुमति से सांसदों द्वारा तमाम मुद्दे आज उठाए गए। इसमें न्याय में होने वाली देरी, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ियां जैसे मुद्दे शामिल रहे। साथ ही इस दौरान आदिवासी इलाकों में घर उपलब्ध कराने और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि देश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सरकार ने व्यापक स्तर पर उनके विकास की योजना का खाका तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातियों के लिए 4,90,000 नए घर, 1,000 हेल्थ मोबाइल वैन समेत कई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
4,90,000 नए आवास इन परिवारों को दी जाएगी जो पीवीटीजी समुदाय के हैं। 1,000 मोबाइल हेल्थ वैन प्रारंभ किया जाएगा इन गांव के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से 500 नए छात्रावास इन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा में नए तरीके से इनको अवसर देने का काम करेगा। जहां पर आबादी बहुत कम है वैसे गांव में 2500 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और इसके साथ साथ ही हमारे मंत्रालय के द्वारा बंधन केंद्र के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के लिए 500 केंद्र खोले जाएंगे। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार और कांग्रेस के तेलंगाना अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के विवादित बयानों की गूंज संसद के अंदर और बाहर भी आज सुनाई दी। हालांकि सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन लोकसभा में एक दिन पहले डीएमके सांसद सेंथिल के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम नहीं करती, जबकि विपक्षी खेमा देश को कभी हिस्सों में बांटती है तो कभी जातियों में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। हम कभी इस देश में लोगों को बांटते नहीं है। इनकी इच्छा यही रहती है कि लोग कितने माइग्रेट हुए, इधर से उधर कितने लोग गए, और ये मानसिकता तो इनके रोज के बयानों में भी दिखती है। कभी बोलते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देते हैं देश को, कभी अलग अलग जाति में बांट देते हैं। क्या ये सब अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस माननीय सांसद से जिसने देश में आपके सदन में कल जो वक्तव्य दिया था? क्या ये उससे अपने आप को जोड़ते हैं? क्या ये इंडिया अलायंस के सब माननीय सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? ये जरूर इसका जवाब देना चाहिए। वहीं डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस और तेलंगाना के कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की विवादित टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत की संस्कृति के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से शुरू हो गई थी। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुयोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेंथिल कुमार के बयान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म पर हमला और उत्तर भारत पर डीएमके के नेताओं का बयान सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मोहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है।
सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। तो डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गंगा और गाय सनातन की पहचान है, इस बात को उन्होंने कहा कि सनातन को समाप्त करने का प्रयास बंद होना चाहिए। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। भाई आपको अब सुनाते हैं कि संसद में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इन तमाम खबरों पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संसद भवन परिसर से। ऋषि, अगर बात की जाए तो डीएमके सांसद का बयान, या बयान नहीं बल्कि विवादित बयान, संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने आप में लगातार राजनीति का एक बड़ा मसला बन गया है। क्या ये मसला यहाँ थमने रुकने वाला है, इसको आप आगे भी जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कल ये बयान आया और बयान के बाद जो चारों तरफ से उनकी निंदा हुई, उसके बाद जो तमाम उनके साथी सहयोगी राजनीतिक दल थे उनको लगा कि ऐसा बयान है जिसके बाद जो उनको इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र को टारगेट करते हुए जब कोई बयान दे देते हैं तो उसके सियासी मायने तो होते ही हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। और यही सब कुछ देखने को मिला इस बयान के बाद। और ये बयान के पर माफ़ी मांगना, इतनी जल्दी माफ़ी मांगना, ये बताता है, हालांकि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की विपक्षी दलों ने कि अपने बयान पर वो अड़े रहें, लेकिन इसके जब प्रतिक्रियाएं, इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली तो उन्हें लगा कि अब इस पर माफ़ी मांगना ही बेहतर होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष को बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी भाषाई इलाके के बारे में बयान देने से पहले क्या उन्हें ये नहीं लगता कि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? और क्यों हम ऐसी सियासत को बढ़ावा देना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे के खिलाफ जो विरुद्ध हम खड़े हुए दिखते हैं? तो निश्चित तौर से इस बयान के बाद विपक्ष को समझ में आएगा कि इस तरीके के बयान देने से पहले सोचना होगा कि बयानों का क्या असर हो सकता है, और राजनीति करने के तमाम तरीके हैं। जहाँ तक कि संसद की कार्यवाहियों की बात करें तो आज निश्चित तौर से शांतिपूर्ण तरीके से संसद की कार्रवाई देखने को मिली है। और दोपहर बाद, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, वहीं लोकसभा में जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो आरक्षण और पुनर्गठन से संबंधित जो विधेयक है उसको चर्चा के लिए लाकर संभवतः आज उसे पारित करा लिया जाएगा। तो वहीं देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा को आज राज्यसभा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। ऋषि, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ये पूरा विधेयक जिस पर गृह मंत्री कहीं ना कहीं जवाब भी देंगे संसद में, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। विशेष प्रावधानों के साथ साथ हमने उसका भी जिक्र किया, किस तरीके से ये अपने आप में एक नई दिशा में आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा जम्मू कश्मीर के विकास को और वहाँ शांति स्थापित करने को और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे ले जाने में ये पूरा विधेयक। इस विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जो प्रक्रिया है वो उस जगह पर शुरू हुई, निश्चित तौर से उसको मुख्य धारा में शामिल करने की जो तमाम सफलताएं अब तक हासिल हुई हैं, उसी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के तौर पर, और एक ऐसी प्रक्रिया जो कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को एक सामान्य हिस्से के तौर पर जो पक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उनको विधेयक देखा जा सकता है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो।
ऋषि, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ पा रही, लेकिन निश्चित तौर से ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये विधेयक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम नए प्रावधानों के साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। गृह मंत्री का जवाब भी आएगा। फिलहाल शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा ने कांग्रेस की तरफ से लगातार आ रहे आपत्तिजनक बयानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से क्षेत्रवाद और विभाजन की राजनीति करती है। पेश है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की सांसद राकेश सिन्हा से खास बातचीत। राकेश जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे बयान कांग्रेस के सहयोगी दलों की तरफ से समय समय पर आते रहे। अब हाल में कल फिर एक बयान दिया सनातन को लेकर। उत्तराखंड के बयानों पर कांग्रेस लगातार चुप रहती है, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल राहु केतु की तरह हैं। किसी के पास सर है तो किसी का धर है। तो ये क्या बोलते हैं इन्हें स्वयं पता नहीं होता है, लेकिन सत्तावादी राजनीति के नशा में चूर ये पार्टियां ऐसे बयानों को दे रही हैं जो समाज में उत्तेजना पैदा करे, समाज के सौहार्द को समाप्त करे। वे भूल गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस यानी स्वाभाविक शासकीय दल के रूप में देश में उभरी है। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम में आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आधार तेजी से बढ़ा है। इसी की तिलमिलाहट में वे यत्र तत्र जैसा तैसा बयान दे रहे हैं। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने तेलंगाना के डीएनए को एक तरह से बिहार के डीएनए से अलग बताकर वो तुलना की। वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच हम देखें जो एक डिवाइड पैदा करने की जो कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता भी अब इस तरह के बयान पहले देते रहे। खुद राहुल गांधी ने वायनाड में जब दिया था, जब अमेठी से हारे थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जिस तरह से एक मगध साम्राज्य का स्थापित किया, उस राज्य के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग न सिर्फ देश के सौहार्द को समाप्त करता है, बिहार के 13 करोड़ जनता का सीधा अपमान है। नीतीश कुमार, ललन सिंह और तेजस्वी यादव, लालू यादव देश को बताएं कि इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस रूप में इस बयान को देखते हैं। जब भी इस तरह का कोई बयान आता है, सनातन के खिलाफ हो या उत्तर भारत के खिलाफ हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। तो क्या उन पर एक सवाल तो उठता ही? देखिए, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही क्षेत्रवाद, भाषावाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद भरा हुआ है। इसलिए इस तरह के बयान को वे अस्वाभाविक और गलत, अस्वाभाविक नहीं मानते हैं। और कभी राहुल गांधी स्वयं ऐसे बयानों में लिप्त रहते हैं। जिस प्रकार का बयान वे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोकप्रिय नेताओं के बारे में देते हैं, यही बयान कांग्रेस के नेताओं को प्रोत्साहित करता है अनर्गल संकीर्णतावादी बयान देने के लिए। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता है वो लगातार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो आखिर चुप क्यों है। क्या उसकी भी सोच यही है जिस तरह के आपत्तिजनक बयान सनातन के खिलाफ या फिर उत्तर भारत के खिलाफ कांग्रेस और उनके सहयोगी नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं? कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर विपक्षी एकता में पड़ी दरार पर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि ये गठबंधन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। अखिलेश यादव जी के लिए जब कमलनाथ जी बोले थे ना, उससे ही पता चल गया था कि ये जो अलायंस है INDIA ये फोटो के लिए है, हकीकत में नहीं है। ये कोई राजनीति है ये। और फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अब नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मिजोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया। लाल दुहोमा ने राजभवन में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति से मुलाकात की। ZPM की तरफ से लाल दुहोमा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लाल दुहोमा ने कहा कि हमने नई सरकार के गठन पर बात की है। We talk about the formation of a new government. He has appointed me as a new chief minister, and he had asked me to form a government, which will be done on Friday at 11. Swearing will take place here, and next week we'll have the first session. And he has assured us a full cooperation, and we are very happy and honored by him. तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नाम पर मोहर लगाई है। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। नाम घोषित होने के बाद मनोनीत मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रदेश प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम पार्टी के शीर्ष नेताओं की लंबी बैठक हुई। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही पार्टी इन तीनों राज्यों में अपने पर्यवेक्षकों के नाम को घोषित करेगी, जिसके बाद तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और नए नेता को चुना जाएगा। इस बीच कई नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए सुर्खियों में लगातार छाए हुए हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनका हम रुख करते हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी और प्रचंड जीत के बाद में अगर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब सरकार का चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। इसको लेकर क्या कुछ खबरें अभी तक निकल के आ पा रही हैं सूत्रों के हवाले से, क्योंकि नाम बहुत है तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री की रेस को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए आर्येंद्र, बीजेपी के पास इन तीनों राज्यों में नेताओं की कमी नहीं है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर विचार विमर्श का दौर जारी है। और हम जानते हैं कि इन तीनों ही राज्यों में देखिए किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया था मुख्यमंत्री पद के तौर पर या मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। तो निश्चित तौर पर पार्टी विचार विमर्श कर रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही एक बैठक होगी दिल्ली में और उसके बाद पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो विधायक दल के जो नेता चुनाव में जो पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे जाते हैं, उनकी मौजूदगी में चयन किया जाता है नए नेता का। तो वो पूरी प्रक्रिया दरअसल उस पर विचार मंथन हो रहा है। कल हमने देखा कि एक बहुत लंबी बैठक हुई थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ और उसमें विचार विमर्श का दौर आगे बढ़ा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग जो प्रभारी हैं, जो चुनाव प्रभारी रहे इन राज्यों में या फिर राज्य के प्रभारी रहे, प्रदेश अध्यक्ष, उन सबसे मुलाकातों का दौर हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे हैं। एक मंथन का दौर कह सकते हैं। और आज ही ये संकेत मिला है कि बीजेपी ये ध्यान रखना चाहती है कि जो आगे
दरअसल किस तरह से इन राज्यों में पार्टी को और मजबूत बनाया जाए, उस बात को दृष्टिकोण रखते हुए चेहरे का चयन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस बात की चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ में कोई ओबीसी फेस हो सकता है या फिर आदिवासी समुदाय से क्या कोई चेहरा सामने आएगा, क्या मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री होगा, इन सब बातों को लेकर हम देख रहे हैं कि मीडिया में कयासों का दौर जारी है। वही राजस्थान में तमाम नामों की हम मीडिया में चर्चा देख रहे हैं, लेकिन अंतिम तौर पर देखें अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ये बीजेपी सूत्र बता रहे हैं। शैलेंद्र, जल्दी से, क्योंकि क्या 2024 भी नजर में होगा जब मुख्यमंत्री या जो आप कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री के अगर नाम पे एक सहमति बनती है, और दूसरी चीज ये कि क्या कुछ समय सीमा की जानकारी मिल पा रही है कि कब तक इस बात पे फैसला होगा और कब तक एक चेहरे के बारे में अधिकृत तौर पर जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, पहली जानकारी तो ये है कि इसी हफ्ते ये फैसला हो जाएगा, यानी रविवार से आगे नहीं जाना चाहिए, जब हम देखेंगे कि तीनों राज्यों को लेकर पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान होगा। और उसके बाद सोमवार या मंगलवार हम देखेंगे कि किसी एक राज्य में तीनों में से विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक हो सकती है। हालांकि अंतिम तौर पर इस बात का अभी इस पर मोहर लगना बाकी है। दूसरी बात है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भी यह फैसला होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी नाम सामने आए, जो भी फीडबैक सामने आया है, उन पर बहुत विचार विमर्श हो रहा है और पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद एक सर्वसम्मत से फैसला लिया जाना है, ये संकेत स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं। शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल इस अपडेट और जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह नौकरी धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक ऐसी वेबसाइट्स की पहचान की और उनको ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये वेबसाइट्स भारतीय नागरिकों को टारगेट करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। तो साइबर अपराध पर सरकार का एक बड़ा प्रहार है और 100 से अधिक ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का काम किया गया है सरकार के माध्यम से, जो लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रही थी और ये अपने आप में नौकरी के नाम पर या फिर कहा जाए निवेश के नाम पर लगातार हो रहा था। और इसको लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। सरकार लगातार इसको लेकर सजग थी। गृह मंत्रालय के माध्यम से ऐसी 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स की पहचान की गई और उसके बाद में ऐसी वेबसाइट्स की पहचान करने के बाद में सिफारिश की गई। उसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से 100 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से रोका जा सके। क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरी खबर को लेकर आइए आपको कुछ और तथ्यों से रूबरू कराते हैं, क्योंकि साइबर सेफ इंडिया को लेकर एक पूरी मुहिम है। और साइबर सेफ इंडिया को लेकर अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षा पर चलाता है जागरूकता अभियान, लगातार इस दिशा में वो काम कर रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से बचने के लिए उठाए हैं कई कदम। लगातार आम लोगों को फायदा देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। cybercrime.gov.in के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई है। इस वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और सरकार से मदद ले सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने जारी की है फर्जी वेबसाइट्स की जानकारी कि आखिर किस प्रकार से तमाम लोगों को कोशिश की जाती है बरगलाने की, चाहे वो निवेश का मामला हो, नौकरी का मामला हो या कई प्रकार के धोखाधड़ी के मामले हो। उसमें 100 से ज़्यादा जो ऐसी वेबसाइट्स शामिल थी उनकी जानकारी को साझा किया गया और उसके बाद में ब्लॉक किया गया। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद में इस कार्रवाई पे कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको ब्लॉक किया है। आर्थिक अपराधों वाली ये वेबसाइट्स विदेशियों द्वारा संचालित हो रही थी। अगले तथ्य की ओर हम आते हैं कि किस प्रकार से विदेश की सरजमी पे बैठे हुए लोग इस प्रकार की वेबसाइट्स को संचालित कर रहे थे और भारत के भोले भाले लोगों को एक तरीके से निशाना बना रहे थे। अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वेबसाइट्स डिजिटल विज्ञापन, फर्जी खातों का करते थे उपयोग और उसके तरीके से ये इस्तेमाल करते थे लोगों के पैसे का और उस पैसे को गलत तरीके से ले जाकर कहीं ना कहीं रूट किया जाता था। धोखाधड़ी से उगाए गए पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से भारत से बाहर भी भेजे जा रहे थे, यानी कि आम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा पहले ठग लेना, उसके बाद इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से देश से बाहर भेजने का काम भी हो रहा था। और मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे खेल में कई फिनटेक कंपनियों के संलिप्तता भी पाई गई है, उनके नाम भी
उजागर हुए हैं कि जो ये बताता है कि इस प्रकार के कामों में कौन कौन लिप्त था। एक आम व्यक्ति के लिए क्या कुछ जरूरी है साइबर क्राइम से बचने के लिए, क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आपको जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा। किसी भी स्कीम में निवेश से पहले उसकी सही जानकारी हासिल जरूर करें। किसी के भी कह देने से, बहकावे में, किसी व्यक्ति के परिचित व्यक्ति के माध्यम से कह देने से किसी बात को मत मान लीजिए। उसमें निवेश के लिए या किसी प्रकार के पैसे का लेन देन मत कीजिए। ऑनलाइन निवेश पर यूं ही विश्वास ना करें। जागरूक रहें, सजग रहें, हर जानकारी जुटाएं, उसके बाद ही किसी प्रकार का कदम आगे बढ़ाएं। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निवेश के लिए संपर्क करने पर उसका सत्यापन जरूर करें। कोई भी किसी और व्यक्ति के नाम से, किसी के रेफरेंस से आप तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या वो सच में उस व्यक्ति को जानता है, क्या उसकी जानकारी सही है, इसका सत्यापन जरूरी है। यूपीआई में आप अगर निवेश कर रहे हैं या फिर लेन देन कर रहे हैं तो जो नाम आता है, यूपीआई के खाता धारक का नाम आता है, क्या वो वही है जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई, इसका सत्यापन भी जरूर कीजिए, अन्यथा ये फर्जी हो सकता है और आप किसी जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। और इसी तरीके से किसी भी गैर सत्यापित खाते में लेन देन से बचें, क्योंकि गैर सत्यापित खाते से लेन देन आप अगर करते हैं तो ये आपको कानूनी पछड़े में भी डाल सकता है, क्योंकि इस प्रकार के खातों का इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए होता है। फर्जी खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकी गतिविधियों के लिए भी होता है। और इस प्रकार के खातों के साथ में अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो शक की सुई आप तक भी आ सकती है, भले ही आप कोई गलत काम जान के नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ आपसे भी हो सकती है। बिना सही जानकारी के खातों में लेन देन कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। इसलिए आप सजग रहें, जागरूक रहें और बचे रहें इस प्रकार की चीजों को लेकर कि आप किसी प्रकार की गलत ट्रैप में ना पड़ने पाए। तो ये बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा के इन तमाम चीजों को आप ध्यान रखें। नौकरी कर और निवेश के आधार पर कई प्रकार का जो बहकावा होता है उससे बचने की जरूरत है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में जारी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के शानदार विकास को रेखांकित किया। उन्होंने सुरक्षा और विश्वास के लिए एआई को विनियमित करने और उन्नति और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए एक सामान्य ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। As we move forward and there are these new, more powerful technologies, emerging technologies that are going to, come at us, I am concerned, as most of us should be concerned, that governments, when they react, they tend to overreact. And certainly in the final session, I made it clear that India's position is not to overly obsess and demonize AI and look at this only through the prism of safety and trust. We consider AI as the biggest, most significant invention in our times. We consider AI to be a kinetic enabler of the digital economy and the innovation economy. And we certainly believe that there is a case to be made to harness AI, to make AI deliver its potential. और अगली खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा पेड़ी की हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। राजपूत समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है। निजी स्कूल संगठनों और जयपुर व्यापार मंडल ने भी बंद का समर्थन किया है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रदेश में एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इस घटना में लिप्त था उसे बख्शा नहीं जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या पर भाजपा विधायक दिया कुमारी ने कहा कि पूरे राजस्थान में दुख की लहर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था राजस्थान में। और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और जो मैंने भी कल डीजीपी से बात की, कमिश्नर से बात की कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। राजस्थान में भाजपा विधायक आचार्य बाल मुकुंद ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या पर कहा है कि 5 साल से राजस्थान में कुशासन की सरकार थी। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन गहलोत सरकार ने उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई थी।
5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गौ सेवा करते हुए सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे और मैं खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं। मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। चक्रवाती तूफान मिगजॉम मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में ये और कमजोर हो जाएगा और उसके बाद एक निम्न गहरे दबाव में बदल जाएगा। चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने से तटीय जिलों एनटीआर, कृष्णा, एलेरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा में भारी बारिश हुई है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। चक्रवाती तूफान मिगजॉम से उत्पन्न होने वाली मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में तैनात किया गया है। सेना के जवान भी राहत और बचाव के अभियान में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने चक्रवात मिगजॉम के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। मेरी प्रार्थनाएं इस चक्रवात के मद्देनजर घायल या प्रभावित लोगों के साथ भी हैं। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करते हैं। देश आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहा है। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसदों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि पूज्य बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को एक सूत्र में पिरोकर संविधान का सृजन किया। उन्होंने देश को एक ऐसा प्रगतिशील और न्याय केंद्रित संविधान दिया जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय व अधिकार सुनिश्चित हुए। गरीब और वंचित वर्ग के लिए समर्पित बाबा साहब का जीवन हर सभी के लिए प्रेरणीय है। बाबा साहब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन करता हूँ।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उनके जीवन को लेकर एक खास रिपोर्ट को देखिए। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे, उन्हें शोषितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की थी। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बाबा साहेब अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में उतरे बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस बीच संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाबा साहेब ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नजरिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक पहल की हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की क्रांतिकारी पहल की। इसके अलावा बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड हाउस में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर चिर निद्रा में लीन हुए थे, वहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया है। वहीं सेंट्रल दिल्ली के जनपथ मार्ग पर अपनी भव्यता और बड़े आयोजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी मोदी सरकार ने कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने की पहल की है। लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए बाबा साहेब जिस स्थान पर रहा करते थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। देश के किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को पहली बार तीर्थ स्थल के रूप में मोदी सरकार ने विकसित करने की पहल की। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ घोषित किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को मोदी सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में पर्यटक स्थल का दर्जा मिला। इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सफदरजंग में शिविर लगाकर केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जा रही है। कार्यक्रम में सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपूर्व चंद्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद गांव-गांव में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है।
2,70,000 ग्राम पंचायतों में यह संकल्प यात्रा पहुंचेगी। इसके लिए 2100 वैन देश भर में योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि हम सारे ग्राम पंचायत, सारे शहर सब में 2 महीने में अपनी विकास की यात्रा को लेकर जाए और जो कोई भी वंचित रह गया है शासन की स्कीम्स में, जिन्हें आज तक लाभ नहीं मिला है, उन लाभों को उन तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं और सबको सम्मिलित करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें 100% सैचुरेशन कि हर एक को हर योजना का लाभ मिलना चाहिए, कोई भी किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं रह जाना चाहिए। और इसलिए ये पहली बार हुआ है कि देश की 2,70,000 ग्राम पंचायतों में 4,400 म्यूनिसिपैलिटी और अर्बन लोकल बॉडीज में विकास के संकल्प यात्रा निकल रही है। आज देश में 2,000 से अधिक, लगभग 2100 वैन विविध क्षेत्रों में चल रही है। दिल्ली में, हमारी दिल्ली के अंदर 5 वैन चल रही है और हमें यहाँ पर 600 से अधिक कैंप लगाने हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। केंद्र सरकार की नीतियों का असर है कि आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी भारत बना हुआ है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान है। ये बात S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। 2026 में इसके 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी थी। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जून और सितंबर तिमाही में 7.8% और 7.6% रही थी। एजेंसी का मानना है कि देश के लिए एक बड़ी परीक्षा विशाल अवसर का लाभ उठाकर खुद को अगला बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की है। S&P के मुताबिक एक मजबूत लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करना भारत को सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था से विनिर्माण प्रमुख अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण होगा। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आज से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चलेगी। MPC में 3 बाहरी और 3 अंदरूनी सदस्य हैं। 8 दिसंबर को RBI गवर्नर मौद्रिक नीति के MPC के ब्याज दर संबंधी फैसले की घोषणा करेंगे। RBI इस बार भी अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों के मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार संतोषजनक होने के आधार पर यह अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी पिछली 4 द्विमासिक समीक्षाओं में नीतिगत रेपो रेट को स्थिर यानी अपरिवर्तित रखा है। RBI ने आखिरी बार फरवरी में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला। मुकेश, क्या कुछ बड़ी खबरें खेल के मैदान से आज? बहुत बहुत शुक्रिया आरिंद्र। और खेलों की दुनिया से बात करेंगे। मेसी का जलवा अभी भी कायम है। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया है। गौरतलब है कि मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन d'Or का भी पुरस्कार मिला था।
फुटबॉल की दुनिया में अपने खेल से खुद को एक अलग स्थान देने वाले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और इंटर मियामी क्लब के स्ट्राइकर लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का विषय बना है टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर नामित करना। वैसे मेसी के लिए फुटबॉल विश्व कप 2022 तो यादगार रहा ही, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके न केवल अपनी टीम को खिताब दिलाया बल्कि अपने नाम को एक नई पहचान भी दी। हालांकि इसके बाद जून में मेसी ने पीएसजी क्लब को छोड़ दिया था और जुलाई में इंटर मियामी क्लब को ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने क्लब के लिए 14 मैचों में 11 गोल किए, टीम को लीग कप में जीत दिलाई। यहां उन्होंने एक तरह से नई चुनौतियों का सामना भी किया। मेसी ने उम्दा परफॉर्मेंस के बल पर रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन ड'ओर का पुरस्कार भी जीता। वैसे मेसी का जादू केवल फुटबॉल की फील्ड पर ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मेसी के इंटर मियामी क्लब में शामिल होने के बाद से MLS को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों की बढ़ोतरी हुई और मेसी की एक झलक को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त रूप से उत्साह दिखा। टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान पाना वैसे मेसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल जगत से ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें अर्लिंग हालांड और काइले एम्बापे का नाम शामिल रहा, जबकि फुटबॉल जगत से बाहर निकलकर नोवाक जोकोविच भी इस दौड़ में शामिल थे। हालांकि मेसी का जादू इन सब पर भारी पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं क्रिकेट की भी कुछ बात कर ले तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर सीरीज के तीनों मुकाबलों का आयोजन होगा। एक बार फिर बढ़े हुए मनोबल के साथ हरमनप्रीत कौर की सेना अपनी होम कंडीशंस के बीच इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज मुंबई के वानखेड़े मैदान से हो रहा है। आखिरी बार इंग्लैंड की महिलाओं ने मार्च 2019 में भारत का दौरा किया था और तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सभी 3 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस हार का बदला लेने की रहेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए शीर्ष क्रम पर अधिक निर्भर है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को बड़ी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। श्रियंका पाटिल के रूप में योग्य गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वहीं हीथर नाइट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम इतिहास रचना चाहेगी। हालांकि इस टीम को हाल ही में श्रीलंका के हाथों हार मिली थी। इंग्लैंड की टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाजों का मिश्रण है। सबसे बड़ी बात, ज्यादातर खिलाड़ियों को WPL में खेलने का अनुभव है, जिसका फायदा टीम को मिलेगा। वैसे आंकड़ों में देखें तो भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच अब तक 27 T20 हुए हैं, जिसमें भारत को केवल 7 में जीत मिली है, जबकि इंग्लैंड ने 20 में जीत हासिल की है। कुल मिलाकर आंकड़ों में इंग्लैंड का पल्ला भारी जरूर है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया अपने घर पर है, जहां टीम की ताकत 2 गुनी हो जाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेलों से जुड़ी खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं आरिंद्र के पास। शुक्रिया मुकेश, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ उन खबरों पर नजर डालते हैं जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। हमास से जंग में इजराइल के साथ खड़े नजर आने वाले अमेरिका ने उसके ही खिलाफ एक अप्रत्याशित दंडनात्मक कदम उठाया है। अमेरिका ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा में शामिल लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हालिया हमलों में शामिल वहां बसे कट्टरपंथी यहूदियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा था कि विदेश विभाग एक नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू कर रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वे वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने में शामिल थे। इसमें हिंसा में कृत्य करना या अन्य कार्रवाई करना शामिल है जो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी जरूरतों तक नागरिकों की पहुंच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। इस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा है कि नई नीति के तहत प्रतिबंध आने वाले दिनों में और अधिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।